टेस्ट का सिलेबस जो है कल ही मुझे लगता है मैंने बता दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग टिल एमओटी। ठीक है, ओके। सो आगे बात कर रहे हैं। विकास जी, केवीपीवाई के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। मैंने कहा इट्स ए गुड एग्जाम। ठीक है, और आप डेट जो है उसी में देख लीजिए, डेट ऑफ एग्जाम जो है। ठीक है, और ये अच्छा एग्जाम है जिसमें कि आपको जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है और उसमें जो है आपको आगे एमएससी डिग्री के लिए प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, अगर आपने जो है, हाँ बिल्कुल रौनक सही कह रहा है, आईआईएससी एंड आईएससीआर। ठीक है, अच्छा, तो टिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी भरी है। ठीक है ना, सिलेबस जो है टेस्ट आप एक बार देख लीजिए जो है साइट पे। ठीक है, कब है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन भी आता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो उतना कवर हो जाता था, हम स्पेशल बैच बना के कवर कर लेते थे। अभी हो सकता है थोड़ा कम हो तो कुछ स्पेशल क्लासेस लगा के उसको भी पूरा कर देंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, बट आप फिल करें। ठीक है, चलिए बात को स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट एक बताने जा रहा हूं। एमओटी हमारा पूरा हो गया, अब बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम स्पेशली जो है, हाँ सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग है टेस्ट में। ठीक है, अब सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका नाम हाइड्रोजन के, या संश्रय जी अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसमें हाइड्रोजन एटम का नाम है। ठीक है, तो आज हमने समझना है कि क्यों हाइड्रोजन के नाम पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वाकिफ करा दूं कि यहां पर जो है हम अगर देखें तो हमारे पास मेनली 3-4 तरह के बॉन्ड्स हैं जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। एक तो जो सबसे स्ट्रांग होते हैं, दे आर आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज मोर देन 200 किलो जूल पर मोल, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। समझ आ रही है मेरी बात? इज माई ऑडियो क्लियर? ऑल क्लियर टू ऑल? ठीक है, बॉन्ड एनर्जी 200 किलो ये संचली बंसोत्रा कौन है? बार बार आप टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे हो संचली जी, आपको सुनाई नहीं दिया एक बार? अच्छा, अब सुने, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड जो है, बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आता है
इसके बाद जो है देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको एच बॉन्डिंग को हमने जो है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एच बॉन्डिंग भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर मिड लेवल का जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज बिटवीन 8 किलो जूल टू 42 किलो जूल्स पर मोल। एंड देन लीस्ट जो वीकेस्ट बॉन्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वैंडरवाल्स फोर्सेस, और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। आप देख रहे हैं 3 तरह के बॉन्ड्स जो है यहां पर मैंने लिखे, मतलब आयनिक कोवलेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड मिड वाला, एंड देन वैंडरवाल। कोऑर्डिनेट कम्स अंडर, मैंने कह दिया कोऑर्डिनेट इज सिमिलर टू कोवलेंट, तो वो एक ही तरह का बॉन्ड हो गया। इज इट ओके? तो यहां से हम जो है बात को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यहां पर कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, नाम हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों पड़ा, कार्बन पड़ जाता, ऑक्सीजन पड़ जाता। तो अगर आप ध्यान से समझे, पहले बोलो हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? हाइड्रोजन इज टिपिकली नॉन मेटल, ठीक है। और उसके बाद भी चलिए, उसके बाद भी जो है यहां पर हाँ, डोंट वरी अबाउट दिस। आप बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या आप दूसरों के चैट्स देख पाते हो, दूसरे स्टूडेंट्स के? नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर जो है ये आयनिक बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड दिस वन, ठीक है। मैं कह रहा था कि हाइड्रोजन जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है हाइड्रोजन जो है, सही बात है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है मेटल्स के ऊपर रखा हुआ है हमने, तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नॉन मेटल है, तो जो भी नॉन मेटल उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो मोस्ट पोलर होगा। जो भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उसमें मोस्ट पोलैरिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनमें सबसे ज्यादा होगा। सही बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का, इज इट ओके? ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, मतलब कोई भी हो, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2 होती है, इसकी 4 है, इसकी 2.5 है, इसकी 4 है। तो ऑब्वियसली डिफरेंस किस में ज्यादा है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट polarity is highest in the covalent bond when any atom, any non-metal is bonded with hydrogen. Is it okay? ठीक है।
तो मतलब यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन से फ्लोरीन बहुत स्ट्रांगली खींचेगा जबकि कार्बन से कम खींचेगा। सही बात है। तो पोलैरिटी बॉन्ड में तब आती है जब जो है हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा होगा। बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जो है इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आज। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किस तरह से। अब देखना है कि बनता किस तरह से। सुनिए, जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि देयर इज सम ए एटम एंड देन इट इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एंड देन देयर इज सम बी एटम। सुनते जाइएगा, ए और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपस में। एंड पहले इस पे ध्यान दीजिए, पहले इस पर ध्यान दीजिए। ये जो है ए जो है ये कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कैसा? लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये एंड कुछ स्पेशल केसेस में कार्बन एंड क्लोरीन भी हो सकते हैं। इज इट ओके? मैंने एस्टेरिक लगा दिया, कार्बन और क्लोरीन जो है कुछ स्पेशल केसेस में हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है। अब सुने, तो इस ए के अट्रैक्शन के कारण जो है यहां पर ए के अट्रैक्शन के कारण जो है हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ए की अट्रैक्शन के कारण जो है हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और उतना ही ए पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? है ना? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी टुवर्ड्स ए, सो इसलिए ऐसा होगा। अब सुनते जाएं। तो ऐसे में जो है होगा क्या कि अब नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है? बी क्या है? बी भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। ठीक है, अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब किस तरह से? इट कैन बी, देखिए, इट कैन बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और स्पेशल केसेस में जो है इट कैन बी क्लोरीन। नाउ यहां पर कार्बन नहीं होगा, इट कैन बी क्लोरीन। ठीक है, सुनते जाइएगा। अब सुने, अगर ये इनके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, मस्ट हैव लोन पेयर। अब क्या होगा, आप आराम से समझिएगा। आप ये देखें कि अगर मान लो बी, आप बी को फ्लोरीन ही मान लो, ए को भी फ्लोरीन। सुन ले आकर्षित, रीजन बीइंग ये थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हमें इस रेंज में चाहिए। ठीक है, हाँ, सुन ले। अब तो यहां पर क्या है, आप ए को भी फ्लोरीन मान ले, बी को भी फ्लोरीन मान ले, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन जो है उन लोन पेयर्स को, जो कि बी के पास लोन पेयर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा और यहां पर भी बॉन्ड बनेगा। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव इस डेल्टा नेगेटिव को जब अट्रैक्ट करेगा, सुन ले, क्योंकि बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब
लेट्स स्टार्ट। आज एक्चुअल में जियो फाइबर लग रहा है इधर भी, तो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। हेलो, आई थिंक आप मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, सुनिए। तो अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जो डेल्टा पॉजिटिव है इस डेल्टा नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन जब करेगा, सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो फ्री वाला लिया है मैंने अभी। ठीक है, हाँ, ट्रायल वाला। हाँ, सुन लीजिए। अब मैंने कहा बी इनमें से कोई एटम है और ये ए और एच है। एच पे डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए। अभी आपने बात को समझते जाना है, जस्ट जो है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक बात समझिए कि जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं बहुत जरूरी बात अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। आप मेरा ये कीजिए, एतबार कीजिए, आपको इससे आएगा। ज्यादा चैट मत किया करो यार, फालतू फालतू चैट क्यों करते रहते हो? ठीक है ना, मतलब की बात करो, क्लास चल रही है। ठीक है ना, मुझे भी कंसंट्रेशन से पढ़ाने दिया करो। ठीक है, मतलब अगर आपका डाउट नहीं है, ठीक है ना, तो यस नो जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, हाँ, चलिए। हाँ, देयर शुड बी 3 एलिमेंट्स एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा सुने, तो पहली बात, जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ is proportional to electronegativity of A। A जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा होगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन बी। ठीक है, डायरेक्ट मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मैं ये भी लिख दूं, डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन बी। ऑब्वियस सी बात है, इस पे जितना ज्यादा डेल्टा नेगेटिव होगा, एच पॉजिटिव की अट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग होगी। सही बोल रहा हूं? ऑब्वियस सी बात है भाई, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, जितना ये जो है डेल्टा नेगेटिव होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। समझ आएगी बात? अभी मैं कुछ एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर रहा हूं, एग्जांपल से क्लियर करने जा रहा हूं, आप मेरी बात को समझते जाइएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया बात जो है अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिए। तो यहां पर अगर हमें arrange in decreasing order of H bond strength। वैसे मैं यहां पर एक और चीज लिख दूं आपके लिए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये कई जगह काम करेगा, बात को आसान करने के लिए कई जगह काम करेगा, आप नोट कर लें। ठीक है, सुन लें। सो तो अब यहां पर आप पहला एग्जांपल देखिए, आप पहला एग्जांपल देखिए, दैट इज O
H and then N, ठीक है, सुन लें। अच्छा, तो ये H के साथ यहां से जुड़ा हुआ है ऐसे, 1। सेकंड आप एग्जांपल देखिए, O H O H H, मैं खुद आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आईआईटी में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट द क्वेश्चन और सब ध्यान लगा के सुनेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट सुनना है। देखिए क्या है यहां पर, पहले आप देखें इन सभी को। मैंने एक बात कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है। इनमें ए क्या है, यहां पर ए इज ऑक्सीजन, यहां पर ए इज ऑक्सीजन, यहां पर ए इज एन, यहां पर ए इज एन। एक मिनट यार, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ बनाई मैंने, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं ठीक कर लूं उसको। ये ऐसे, और यहां भी 1 मिनट दीजिए। ये बना दिया, सुन ले, यहां पर ए इज ऑक्सीजन, यहां पर ए इज ऑक्सीजन, यहां पर ए इज एन, यहां पर एन, ठीक है। NH3 है, ये सारे NH3 है, NH3। इज इट ओके? सभी में हाइड्रोजन लगी हुई है, जहां भी N है वो अमोनिया है, जहां पे O है वो वाटर है, H2O है। इज इट ओके? अच्छा, A इज N, जो डॉटेड बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉटेड बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? देखो अब हम सुन लें, मैंने कहा था A के साथ H जुड़ा होना चाहिए, देन B इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। आप देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहां पर O के साथ H है, तो दिस इज A, दिस वन इज A, दिस वन इज A, दिस वन इज A। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है हमारा? A के साथ, तो ये सारे A हैं, सही बात है। और हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? N कर रहा है यहां पर, तो इट इज B, इट इज B, इट इज B, इट इज B, सही बात है, ये सारे B हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुने ध्यान से बात। तो अब पहला पॉइंट सुन लीजिए, ये जो यहां पर पॉइंट लिखा, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। तो आप बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू थर्ड एंड फोर्थ। इज इट ओके? पहला और दूसरा जो है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे इन कंपैरिजन टू थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ऐसे में अब तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन, हो गया। दूसरी बात यहां पर जो है, अब आपने देखना है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो अब सुन लें ध्यान से, दैट इज, इसमें आप देख लो, सबसे पहले फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि इसमें ये तो कॉमन है, और हमें जो बी एटम चाहिए वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। तो ये बताओ एन और ओ में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एन है। इस कारण से ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, सही बात है, बिल्कुल सही, अश्विनी ने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया। एंड देन कम्स सेकंड, सही बात है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बारी आती है थर्ड और फोर्थ की। देखो थर्ड में देखो, ये चीज तो कॉमन है, ए तो कॉमन है, बी में देखना है, तो ऑब्वियस सी बात,
बी मोर, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए हमें, ठीक है, तो ऐसे में थर्ड एंड फोर्थ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सेकंड एंड थर्ड का मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा पहला पॉइंट ये है, सबसे जरूरी पॉइंट ये है, तो ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें एक ही ज्यादा है, लेकिन हमने कहा फर्स्ट और सेकंड तो ज्यादा ही हो गए थर्ड एंड फोर्थ से, दोनों से, क्योंकि इनमें ए एटम ऑक्सीजन है, इनमें ए एटम नाइट्रोजन है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड तो थर्ड और फोर्थ से ज्यादा ही होंगे। इज इट ओके? समझ आ गई बात? देखो, मैंने अभी 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 सुन लीजिए, मैंने ये जो आपको बताया कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना, ये मेरा ट्रिक है। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। ऊपर जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो ये है, ठीक है। अब आप सुन लें, मैं उसमें भी लॉजिक बता देता हूं, मैं उसमें भी, ठीक है, मैं आपको उसमें भी लॉजिक बता देता हूं, ठीक है। दैट इज कैसे है क्या, अगर आप देखें, एक मिनट, अगर आप देखें यहां पर हाइड्रोजन खींच रहा है, ये हाइड्रोजन खींच रहा है, ये हाइड्रोजन खींच रहा है, तो इस टाइम पे नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज कितना होना है? 1 2 3, 3 डैश लगाए मैंने। आर यू सीइंग द 3 डैश, 3 माइनस साइंस आप देख रहे हैं, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से विड्रॉ कर रहा है? 2 से, तो ऑब्वियसली यहां पर 2 नेगेटिव लगेंगे। तो अब मुझे यह बताइए, जो हमारा H है, डेल्टा पॉजिटिव जो H है, वो किसको स्ट्रांगली खींचेगा, नाइट्रोजन को कि ऑक्सीजन को? नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। सही बात है? तो जितने बॉन्ड से नाइट्रोजन खींच रहा है, उतना डेल्टा नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। तो इस वजह से नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आया, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आप स्नैपशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा, अब सुने, आगे बढ़ते। देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे दो तरह के, दो तरह के, किस तरह के? वन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। जल्दी से लिख लें, one is intermolecular hydrogen bond, another is intramolecular hydrogen bond. Is it okay? एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा इंट्रा मींस इनसाइड। इंटर का मतलब क्या है? इंटर का मतलब क्या होता है? जैसे इंटर स्टेट कंपटीशन, तो इंटर स्टेट हो गया, जैसे J&K वाले हिमाचल वालों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो दैट इज इंटर स्टेट। लेकिन इंट्रा स्टेट क्या हुआ कि J&K के लोग J&K के साथ ही कंपीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कश्मीर वालों का जम्मू वालों के साथ हो गया, ठीक है, दैट इज इंट्रा। इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में,
ठीक है, बहुत बढ़िया होने वाली है बात जो है, आप देखिएगा। अब मैं सीधे एग्जाम्पल्स पे जा रहा हूं, बात आप देखिएगा। देखो, सो बात इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देखिए सबसे पहला एग्जांपल, दैट इज जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, रूल वही रहेंगे, रूल वही रहेंगे कि हाइड्रोजन शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बॉन्डेड है, ये ए हो गया, एंड इट इज बी, इट इज अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इट इज नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो इसलिए इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। देन द सेकंड पॉइंट, सेकंड आप देखिएगा, अभी द नेक्स्ट थिंग इज it is this bonding is in hydrogen fluoride liquid, and again आप देख रहे हैं it is hydrogen bond, it is H bond, जो डॉटेड है वही हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यू कैन सी अगेन A and B, it is, ये क्या हुआ, it is B, it is A, हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। यस संशय जी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो नॉर्मल बॉन्डिंग है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव है, फिर फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो HF मॉलिक्यूल में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्रुव जी मैंने कई मॉलिक्यूल्स बना दिए ना, इसलिए लग रहे हैं तुम्हें 3, ठीक है। मैंने मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बना दिए ना, बॉन्ड तो यहां पे एक ही है, ठीक है। मैंने आगे चेन बना दी ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी आई कैन कंटिन्यू देम, कि भाई ऐसे जो है वाटर मॉलिक्यूल, सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स कैन कम इन लाइन, ठीक है, इसलिए, ठीक है। हाँ HF लिक्विड, हाँ लिक्विड ही लिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल। अब आप सुनते जाओ, ऐसे ही देयर इज, इसमें थर्ड एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल जैसे मैं आपको लूं, एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COH, सभी जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो एक एसिटिक एसिड दूसरे एसिटिक एसिड के साथ जो है ऐसे अट्रैक्टेड होगा, ऐसे, इसका OH इसके O को, इसका OH इसके O को, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों जो डॉटेड बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और जब भी, सुन लीजिए, जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, और सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, दैट फॉर्म्स द डायमर। डायमर समझते हैं, हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा जी ध्रुव जी, ठीक है।
मैंने क्या कहा, जब भी, जैसे आपने सुना होगा पॉलीमर, नाम सुना है आपने पॉलीमर, तो सुन लो, सुन लो, सीधी सीधी बात सुन लो। जब, जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे एक रेलगाड़ी का एक डिब्बा है, सुन लो, रेलगाड़ी का एक डिब्बा है, तो इसको हम बोल देंगे मोनोमर। अब जब दो डिब्बे हो गए, तो ऐसे तो ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है अलग से, लेकिन जब ये मिलके कहेंगे तो इट विल फॉर्म ए डायमर। और जब ऐसे कई डिब्बे जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में, तो दैट विल कंस्टिट्यूट ए पॉलीमर। इज इट ओके? तो पॉलीमर, जैसे पॉलीइथीन है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन सुना है आपने, ठीक है? तो पॉलीथीन क्या है, इथीन मॉलिक्यूल्स जो है, इथीन 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 करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? हाँ, तो लिक्विड, देखो पॉलीमर क्या होता है, वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है, हाँ सही बात है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है वो, ठीक है? तो यहां पर जो है ये डायमर बना रहा है। इज इट ओके? डन। हाँ, लिक्विड एचएफ पॉलीमेरिक फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। डायमंड में दो ही आ सकते हैं। अच्छा, अब सुने एक बात, मैं वाटर की स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी बात में समझा सकूं। सुने पहले, दैट इज consequences of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुनते जाएं आप, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फर्क क्या पड़ता है? कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। भाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीजेस? बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करना है? आप एक बात समझें, अगर मान लो आप पानी का गिलास इमेजिन कर सकते हैं, ये पानी का गिलास है, ठीक है? अब सुनो, इस पानी के गिलास को मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली? मैं इस पानी के गिलास को गर्म कर रहा हूं। अब इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, आप माइक्रो लेवल पे इमेजिन करें, माइक्रो लेवल पे इमेजिन करें कि मान लो अगर एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है? और ऐसे ही सुन लें, ऐसे ही जो है तीसरा मॉलिक्यूल मान लो इधर है, ऐसे ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं। आप सिर्फ बबल्स पे ध्यान दीजिए जो मैंने डार्क सर्कल्स किए। अब सुनो, आप ये समझिए कि यहां पर ये तीनों बिल्कुल आइसोलेटेड है, इनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ठीक है? इनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब मैं हीट करता हूं तो हीट से क्या होगा, इनकी इवेपोरेशन होगी, सही बात है? तो क्या होगा, अगर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, आसानी से उड़ जाएंगे, आसानी से वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, सही बात है, ऊपर चले जाएंगे वेपर फॉर्म में। इज इट ओके? ठीक कह रहा हूं मैं? लेकिन सुनो, लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे, तो क्या होगा, अब मैं हीट करूंगा इसको, तो क्योंकि इसको और मॉलिक्यूल्स ने पकड़ रखा है और उनको औरों ने पकड़ रखा है, ऐसे सारे नेटवर्क पकड़ रखा है ना, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ रखा है ना, ऑल है बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा
किसी एक मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना टफ होगा। टफ होगा कि नहीं? टफ होगा कि नहीं? जैसे अगर हम एक ह्यूमन चेन बना देते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं ऐसे, एक के साथ दूसरे ने दूसरे का हाथ पकड़ा है, आगे हाथ पकड़ा, आगे हाथ पकड़ा, बीच में से किसी आदमी को निकालना टफ होगा कि नहीं? होगा ना? होगा ना टफ। तो अगर मान लो एक बंदा ऐसे हाथ कर ले, अपने सारे लोग ऐसे ही हाथ कर ले ऐसे, ठीक है, तब तो बाहर खींचना आसान होगा ना? ठीक है। अगर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो आपको लाइन से बाहर निकालना टफ होगा। लेकिन अगर आप अपना ही हाथ टाइटली पकड़ लोगे ऐसे, तो आपको बाहर निकालना आसान होगा। ये अपना ही हाथ पकड़ना मतलब क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप अपना ही हाथ ऐसे पकड़ लोगे स्ट्रांगली, तो आपको लाइन से बाहर निकालना आसान। लेकिन अगर आप दूसरे यार दोस्तों का हाथ पकड़ लोगे तो आपको लाइन से निकालना टफ है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल ने यार दोस्तों का हाथ पकड़ा होता है। नहीं, आकर्षित, आकर्षित वाटर इवेपोरेट जरूर होता है, लेकिन बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जितने पे होता, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है। मैं आगे लॉजिक दूंगा इसकी, मैं इसकी लॉजिक दूंगा, ठीक है? देखना, मैं क्वेश्चन पुट करूंगा। जस्ट एक मिनट, मुझे एक कॉल आई है। आई विल बी जस्ट कमिंग इन 2-3 मिनट्स, ठीक है? मैंने कहा कि देयर इज सम
तो हेलो दोस्तों, आई एम अगेन बैक। ठीक है, बात स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा लेट मी जस्ट, आज की ही बात है। ठीक है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात है, वैंडरवाल फोर्सेस से ज्यादा होगा इस केस में। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस लिए इंक्रीज होगा, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, हाँ, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए फोर्स चाहिए, तो इसलिए जो है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डन। द सेकंड थिंग, ऐसे ही सुनते जाइए, ऐसे ही जो है नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी, दैट इज इसकी जो विस्कोसिटी होगी, हाई विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी समझते हैं, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, या ग्लिसरीन इज मोर विस्कस, नहीं डेंसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं आकर्षित, डेंसिटी और विस्कोसिटी में फर्क है। जैसे हाँ, हाँ बिल्कुल, वो घनापन लिखा उसने जो है, ठीक है, हाँ गाढ़ापन जो है, ठीक है, दैट इज, आप कह सकते हो जैसे मरकरी होता है, मरकरी इज ए लिक्विड, वो डेंस तो है लेकिन वो विस्कोसिटी हाई नहीं। हाई विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि उसको अगर स्लोपी सरफेस पे अगर आप रखेंगे, रौनक समझो ढंग से, स्लोपी सरफेस पे अगर रखेंगे तो जो हाई विस्कोसिटी वाला है उसको नीचे ड्रॉप होने में वो रेजिस्टेंस करेगा। सही बात है, क्योंकि जो उसमें क्या होता है, लेयर्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग, माइक्रो लेवल पे देखें तो अगर दो लेयर्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा विस्कस होगा, लाइक जेल। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने मरकरी लिक्विड की बात की, मरकरी लिक्विड आपने देखा है, थर्मामीटर कई बार टूट जाता है। ठीक है, ठीक है, अब वो क्या करता है, वो बिल्कुल आराम से रोल करता है, वो डेंस बहुत है, वो डेंस बहुत है, लेकिन वो विस्कस नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अपोजिंग फोर्सेस इन मोशन, मतलब दो लेयर्स के बीच में फोर्सेस। हाँ, जेली भी विस्कस होगी, बिल्कुल सही बात है, सुनते जाएं आप मेरी बात। हाई विस्कोसिटी होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दो लेयर्स के बीच में जब होगा तो फोर्स स्ट्रांग होगी। ठीक है, अभी अश्मी जी, यू डोंट नीड द फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी एट दिस स्टेज। ठीक है, द थर्ड थिंग, लो वेपर प्रेशर। अब ये लो वेपर प्रेशर के बारे में मैं सिंपल सी बात बता दूं, अभी ज्यादा वेपर प्रेशर को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेंडेंसी टू वेपराइज इज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। आपने देखा होगा कई लिक्विड्स जो है आराम से वेपराइज हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल को आप रखिए थोड़ी देर में उड़ जाएगा, सही बात है, सही बात। एल्कोहल को रखें आराम से उड़ेगा, एसीटोन आराम से उड़ेगा। ठीक है, लेकिन पानी थोड़े देर से उड़ेगा, पानी थोड़ा टाइम लगाएगा। सही है बात। पानी क्यों लगाएगा, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसके मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड है, तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तेल नहीं उड़ता, जैसे सरसों का तेल है वो नहीं उड़ेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप समझते जाइए। ठीक है, अच्छा, तो अब तो मतलब यू आर जस्ट सीइंग द प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझते जाइए। एंड देन फोर्थ इज solubility इन वाटर। भाई पानी में आराम से वो सॉल्युबल होगा, ठीक है, आकर्षित, अभी सब्लिमेशन को स्पेशल नाम नहीं है उनका। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में आपने देखा होगा एल्कोहल आराम से सॉल्युबल होता है, क्योंकि एल्कोहल पानी में
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अल्कोहल पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। रौनक इंतजार कर ले। लेकिन पानी में तेल डिसॉल्व नहीं होता, पेट्रोल डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि दे डोंट फॉर्म द बॉन्ड। ठीक है, मैं सब कुछ रिपीट करूंगा। अभी मैंने हेडिंग्स लिखे, अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं बातों को, आप सुनते जाइएगा। अभी मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बातों को। ठीक है, अच्छा सुनते जाइए। अभी एप्लीकेशन की बात आएगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब ध्यान दें आप, दैट इज यहां पर पहले बात कर ली जाए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको ऑर्थो मेटा पैरा वगैरह बताया था, याद है? ऑर्थो मेटा पैरा। अब देखो, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज इसमें इट इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और इसमें देर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख रहे हो, देर इज ओ नेगेटिव एंड देर इज एच। कंडीशंस हमारी पूरी हो गई हैं। ये नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये OH लगा है, दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं, ठीक है ना? तो उनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई है, तो इसलिए जो है इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियरली समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट थिंग, मैं इसी का दूसरा आइसोमर भी ले रहा हूं। दूसरा कौन सा? पैरा ले रहा हूं। देखिए, पहली बात आपने ये देखनी है कि पैरा नाइट्रोफिनोल किस तरह का होगा। पैरा नाइट्रोफिनोल इज लाइक दिस, इट इज पैरा नाइट्रोफिनोल। इज इट ओके? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी, कंडीशन पूरी हो गई ना कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन शुड बी अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन। तो कंडीशन पूरी हो गई ना एक ही मॉलिक्यूल में। अदरवाइज ये ऐसे था, पहले ये ऐसे था, बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये ऐसे था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, लेकिन क्योंकि इट कैन अट्रैक्ट दिस वन, सो नाउ देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। संजय जी समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ। अब सुने, लेकिन इसमें नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप बहुत दूर हैं। ठीक है, सुन लो तनिष, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? O इज ऑर्थो, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो। सूरज जी, तनिष, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में OH एंड नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं, तो यहां कंडीशन पूरी होगी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई बात? ठीक है, सुने, अब यहां पर आप देखें, अभी देखें, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। पैरा में क्या है? पैरा में ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, इसका नाम पैरा नाइट्रोफिनोल है। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या है, क्योंकि जब दो ग्रुप्स 180 पे लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इसमें आपस में नहीं हो सकता, क्योंकि OH एंड नाइट्रो आर पैरा टू ईच अदर, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो ये इतने दूर से नहीं बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है अट्रैक्ट होता है, ऐसे। तो इसको कहेंगे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सही बात है।
पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। इज इट ओके? ऑर्थो में इंट्रा, पैरा में इंटर। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको कि नहीं? तो अब ऐसे में अब ऐसे में हम एक क्वेश्चन लिखें। amongst ortho nitrophenol and para nitrophenol, which one has high boiling point? बताओ किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए? ऑर्थो का कि पैरा का? अलग अलग जवाब आ रहे हैं। द आंसर इज पैरा नाइट्रोफिनोल। सुन ले आप मेरी बात, आप मेरी बात को सुन ले पहले। वाई? ये है क्यों? ये है क्यों? देखो इसमें ऐसा है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पैरा वाले में, तो मतलब पैरा वाले को आपको इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना। हाँ, इसने दोस्त का हाथ पकड़ रखा है, ध्रुव ने सही कहा, इसने दोस्त का हाथ पकड़ रखा है। ऑर्थो ने अपना ही हाथ पकड़ रखा है, ठीक है, ऑर्थो ने अपना ही हाथ पकड़ रखा है। तो ऐसे में जो है ऑर्थो को निकालना आसान है, तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब आप समझ लो, आप एक बात समझ लो, जो अपना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करता, दैट डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो पैरा ने बाकियों को पकड़ा है तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इज इट ओके? तो पैरा नाइट्रोफिनोल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। आईआईटी में पूछे गए सवाल है, नीट में पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि इन दोनों में से विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। इज इट ओके? तो बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, तो अब मैंने आपको इंट्रा का भी एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बात करूंगा अभी इंट्रा में, ठीक है। आपको अब मैं थोड़ा एप्लीकेशन पे आ रहा हूं, क्वेश्चंस पे आ रहा हूं सीधे सीधे, कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आखिर क्वेश्चंस किस तरह के। जैसे सुनो, क्वेश्चन देखो, एक मैंने करा दिया, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि H2O is liquid while H2S is gas at room temperature. Why? अब बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, सुन लीजिए। आप सब जानते हैं पानी जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूल गिवन था, अरे मॉलिक्यूल उनमें गिवन था, ठीक है। अच्छा सुनो, मॉलिक्यूल H2O लिक्विड है, सब जानते हैं, लेकिन H2S गैस है। H2S गैस आपने लैब में देखा होगा, रॉटन एग स्मेल जो आती है ना, वो गंदी सी वाली जो स्मेल आती है वो H2S ही होती है, ठीक है, तो वो गैस होती है। जबकि अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, लेकिन आप जानते हो, आप एक बात जानते हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं आर्यन जी, ये बात नहीं है, बख्शी ये बात नहीं है। सुनो, सीधी सी बात यह है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दिस इज द आंसर। क्योंकि हमने
कभी भी सल्फर का नाम नहीं लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, है ना। मतलब जब जो है HOH एंड देन HOH हो तो इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अगर ये HSH है एंड HSH है, सो इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट H2S का रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है, हाँ बिल्कुल, जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट अब रूम टेम्परेचर से कम होगा वो सारे रूम टेम्परेचर पे गैसियस एग्जिस्ट करेंगे। समझ आ गई बात? इज इट ओके? समझ आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सुनते जाओ। वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? बर्फ जो है क्यों तैरता है पानी के ऊपर? सही बात, लो डेंसिटी, ठीक है। लेकिन बात यह है, हाँ मैंने किया था, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। तो अगर आप आइस की माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सुनते जाओ मेरी बात, अगर आप आइस की माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेटा जी जो स्ट्रक्चर होगी पानी की, बर्फ की जो है, दैट इज लाइक दिस। आप मेरी बात सुनते जाएं पहले ध्यान से। आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस तरह से सुन लें, इस तरह से जो है यहां पर एयर स्पेस होती या वाइड होता है। क्या आप समझ रहे हैं? सुन लें कि इसमें एयर इज ट्रैप्ड, ठीक है। वाटर की जो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है उसमें जो है एयर का वाइड होता है, वैक्यूल होता है, और उस कारण से ऐसी माइक्रो लेवल की एयर ट्रैपिंग के कारण जो है, जो आइस की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। संश्रय जी डाउट बोलो। हाँ हॉलो होता है, बिल्कुल हॉलो होता है, सही बात है। संश्रय जी डाउट बोलो। संश्रय जी पहली बात तो ये गलत है कि एल्कोहल कांट फ्रीज। एल्कोहल कैन फ्रीज, मिल गया आंसर। बट एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है, हाँ आइस की तरह फ्रीज कर सकता है एल्कोहल जो है, बट एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है लोअर होता है वाटर से, ठीक है। रौनक बोलो डाउट। हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर में। कोवलेंट तो पहले से है ना यार, कोवलेंट तो वाटर में विद इन वाटर मॉलिक्यूल तो कोवलेंट है, लेकिन दो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ठीक है। यार अब कई लोग ना अल्कोहल के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग गए चैटिंग में भी। अगर हम अल्कोहल को फ्रीजर में लगा दो तो फ्रीज हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है।
नहीं होता, क्योंकि हमारा फ्रीजर जो है उतने लो टेम्परेचर तक नहीं ले पाता है। देखो सुन लो, इसका भी रीजन सुन लो भाई। फ्रीज जल्दी कौन होगा? जिसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो आसानी से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो किसी ने मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। जैसे अगर मैं नॉर्मल अल्कोहल की बात करूं, जैसे प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -126 डिग्री सेल्सियस है, -126 डिग्री सेल्सियस। पानी हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है। तो आपका फ्रीजर जो है ना वो -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक ही टेम्परेचर रखता है। वैसे तो -8, 9, 10, ज्यादा से ज्यादा -20 तक। तो जिसका -126 है प्रोपेनॉल का, उसको फ्रीज कहां से करेगा? इथेनॉल का -114 डिग्री सेल्सियस, उसको कहां से फ्रीज करेगा? इज इट ओके? ये फ्रीज होता है, लेकिन आपके फ्रीजर की फ्रीजिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो जो है फ्रीज हो जाए। सुनते रहो बात, हमारा आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है, ओके। अब सुने, अभी बहुत कुछ आने वाला है बेटा जी, प्लीज इंतजार करें। जैसे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपने सुन रखा होगा ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, आपने सुन रखा है। अब सुन, ऐसा क्यों होता है? सुन ले, अब जवाब मिलने वाला है। आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, अब मैं इसका भी जवाब देना, ठीक है। सुन, पहले मैं वाटर का डेंसिटी का आपको कर्व ही बता दूं। जो डेंसिटी है उसका कर्व, डेंसिटी का कर्व कुछ इस तरह से रहता है वाटर का, और ये टेम्परेचर है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ वैल्यू ले लू यहां पे कि चलो -5 डिग्री सेल्सियस पे ये है, ठीक है ना, एंड देन 10 डिग्री सेल्सियस पे ये है। सुन ले, मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, 3 पॉइंट्स में यहाँ पे ले रहा हूं, सुनते जाइए, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप अब सुने मेरी बात। ये भी ले लिया मैंने, यहां पर चौथा भी ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सुन, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो अब आप देखें, पहले आप देखें कि आप जानते हो, अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया कि आइस की डेंसिटी पानी से क्या होगी? कम होगी। तो मतलब सुनते जाओ, अगर कम होगी तो अगर आप आइस को गर्म करने लगोगे, आइस मान लो -5 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ मान लो -5 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप उसको गर्म करने लगोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि वो पानी में तब्दील होने लगेगा। जैसे आप जो है बर्फ को हीट करते जाओगे वो पानी में कन्वर्ट करेगा। सुनते जाओ, तो यहां से
ये जो लाइन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीरो के बाद जो बर्फ पानी में चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहां पर सारा बर्फ जो है पानी बन गया। 4 डिग्री सेल्सियस तक सारा बर्फ जो है पानी बन गया। नहीं तो कई बार मिक्स्ड सा होता है ना, कि पानी में बर्फ तैर रही होती है ना, पानी में बर्फ तैर रही होती है। तो इसलिए जो है दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारी बर्फ जो है पानी में तब्दील हो गई होती है। सुनो मेरी बात, अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, पूरे का पूरा पानी बन गया, जितनी एयर निकलनी थी बर्फ में से वो निकल गई, है ना भाई। बर्फ विल लूज द एयर विच हैज बीन ट्रैप्ड इन दोज एयर वाइट्स। लेकिन जब जो है 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, अब क्या होगा, नहीं सुनो ध्रुव, अभी बात है। आप जानते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को जब आप हीट करते हो, दे हैव थर्मल एक्सपेंशन। लोहे की रॉड को अगर आप हीट करोगे वो लंबी हो जाएगी, सुना है आपने ऐसे लोअर क्लासेस में, सही कह रहा हूं मैं, है ना, लेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही आप किसी लिक्विड को, भाई हमारे थर्मामीटर में क्या होता है, हाउ थर्मामीटर वर्क्स, ये जो मरकरी वाला थर्मामीटर है वो कैसे वर्क करता है, एक्सपैंड करता है ना, कि जब आप उसको मुंह में डालोगे तो दैट मरकरी जो है वो एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो भाई एक्सपैंड कैसे होगा, एक्सपैंड होने का लॉजिक क्या है, एक्सपैंड होने का लॉजिक ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ेगा। तो वैसे ही जब आप और अगर गैप बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी कि नहीं, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी ना। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ेगा तो क्योंकि वॉल्यूम विल इंक्रीज, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम विल इंक्रीज, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली डेंसिटी घटेगी। तो वैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स भी हीट करने पर दूर दूर जाएंगे, तो उसमें भी लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन होगी, वो वेपर नहीं जा रहा, वेपर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो दूर दूर, ठीक है, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, समझ में आई, ठीक है, बढ़िया से समझ में आई, ठीक है, ओके, ठीक है। सो बहुत बढ़िया टॉपिक है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो और कुछ बताना तो नहीं रह गया, हाँ चलिए एक मैं और आपको डाउट क्लियर कर दूं, दैट इज हाउ मैनी H bonds are formed by water। वाटर को अगर देखें, मैं सीधे सीधे बता दूं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स बनाता है, देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, बाकियों को मैं कुछ और कलर से बनाता हूं, ये देखो, तो ये इसके साथ ऐसे अट्रैक्टेड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया एक, ये यहां से, ये हो गया दो, और ऑक्सीजन के पास क्योंकि दो लोन पेयर्स होते हैं, तो दो यहां से भी अटैच्ड होगा हाइड्रोजन के साथ। आप बना लें प्लीज इसको, दैट इज कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, आंसर इज 4, 1 2 3 4। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, चार चार, दो हाइड्रोजन से और दो ऑक्सीजन से, बना लें आप स्ट्रक्चर। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
मैं कुछ स्पेशल केसेस लिखाने लगा हूं। सबसे आसान तरीका है याद रखना, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन, इनकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं। जैसे पहला है आप लिख लें पहले। अब आप सुने मेरी बात, पहले सुन लें। देखो, मैंने ये कहा था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन मैंने एस्टेरिक लगा के कार्बन भी कहा था कि ए एटम जो है कार्बन भी हो सकता है। केस में वो कार्बन है। ठीक है, और इसका मैं लॉजिक भी दे रहा हूं आपको। आप देखिए कि अदरवाइज कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कर सके, लेकिन क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 3 क्लोरीन यहां पे लगे हुए हैं, इसलिए ये सफिशियंट है कि हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये कर सकते। 3 क्लोरीन कार्बन को लगे होने की वजह से क्लोरीन कार्बन से खींचेगा और कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो हाइड्रोजन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। सही है बात? इसलिए जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वही यहां पर कार्बन, ए एटम इज कार्बन हमारा, एंड यहां पर ए एटम इज क्लोरीन, जो मैंने स्पेशल केस कहा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही बात है? क्या सबने ये नोट कर लिया? ठीक है, चलो नोट कर लो। कुछ डाउट पूछना है आपको? संशय बोलो, संशय को डाउट पूछना है? अनम्यूट करूं? हेलो, संशय जी, गुड इवनिंग सर। डाउट पूछो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा डाउट है, अभी अभी हमने जस्ट ये वाई वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस में जो ग्राफ बनाया था, उसमें आपने कहा जब भी कोई एक ये जैसे सॉलिड और लिक्विड्स को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सर जब हम आइस को हीट करते हैं तो आइस के भी तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस डिक्रीज होता है। नहीं नहीं संशय, बात ये है, आइस का केस स्पेशल था क्योंकि उसमें एयर स्पेस था, उसमें एयर वैक्यूम। तो जब आइस से बर्फ बनेगा तो एयर बाहर निकलेगी, तो वो टेंसर होगा। ओके सर, समझ गया। बाकी जब प्योर वाटर बन गया उसमें एयर नहीं रही ना, तब थर्मल एक्सपेंशन। यस सर, ओके ओके। समझ गया बात? यस सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। बोले संशय वाज एक्चुअली आस्किंग द डाउट, इसलिए आवाज कम हो गई होगी। ठीक है ना? आई होप अब सही आ रही है। ठीक है, क्या आपने नोट कर लिया? सब कुछ नोट कर लिया आपने? ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ही हो रहा है ना, ये विद इन मॉलिक्यूल सेम कंडीशन है। ठीक है,
तो चलिए, थोड़ी सी इंटरप्टेड रही आज क्लास, बट आई थिंक 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो इसलिए जो है बढ़िया। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस 21 के बाद तो गवर्नमेंट बोल ही रही है, बट सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है? सबसे जरूरी हमारे लिए सेफ्टी। इज इट ओके? तो सेफ रहना है। मोक्षा महाजन जी, डाउट है आपका? मोक्षा, डू यू हैव डाउट? एक मिनट, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ मोक्षा बोलो। सर मेरा कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर डाउट है सर। बोलो बोलो। सर हाँ, ऐसा होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कोवलेंट से कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाँ, लेकिन सर ऐसा जरूरी नहीं है। सुनो मोक्षा जी, पहले ही बात काट रहा हूं, दुनिया में हजारों तरह के आयनिक बॉन्ड है, हजारों तरह के कोवलेंट बॉन्ड। ये ठीक है, सर। जैसे मैं कोवलेंट बताऊं, डायमंड को हम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग में कहते हैं। ये सर। सर तो लेकिन इसलिए सर ऐसा क्यों अब कहते हैं कि सर कि कोवलेंट जो कंपाउंड है उसको उसको तोड़ना मतलब आसान है आयनिक से, जबकि सर कोवलेंट में ऐसा, और साथ में ये भी कहते हैं वेंडरवुल्फ फोर्स, सर उसमें तो कोवलेंट फोर्स होनी चाहिए किसमें? कोवलेंट बॉन्ड्स में सर। नहीं बेटा जी, मैं अगला लेक्चर जो मैं लूंगा ना, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो वीक फोर्सेस पे ही होगा, वेंडरवॉल फोर्सेस। ये सर। ठीक है ना? उसमें बात करेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड, देखो कोवलेंट कंपाउंड जो है दो तरह के होते हैं मोटे मोटे तौर पे। जैसे अगर हम आयोडीन की बात करें, I2 की बात करें, तो I2 एक मॉलिक्यूल ऐसा है, और ये सर। एक I2 दूसरे I2 से, सुन, एक I2 दूसरे I2 से वीक फोर्स से जुड़ा होगा। ओके सर। ठीक है, ये सर। एक I2 दूसरे से वीक फोर्स से जुड़ा होगा, ये लेकिन जो सर। डायमंड है उसमें हर कार्बन जो है बॉन्ड नेटवर्क सॉलिड है, हर बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक आइसोलेटेड, एक नेटवर्क। जो नेटवर्क वाले होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग। आगे सर। ठीक है, ये सर। बाकी अगले लेक्चर में मैं और डिटेल में बात करूंगा इसको। ठीक है ना? तुमने सेम क्वेश्चन रिपीट करवाना, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन मोर अबाउट। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट टू एवरीबॉडी। ठीक है, स्टे हेल्दी, ध्यान रखिएगा।